हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। तो गाइस, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने जो एनटीटी बेस्ड प्री प्राइमरी टीचर्स की पोस्टें आई हुई थी, तो उसका जो एग्जाम होने वाला है, मींस जो जब भी एग्जाम होगा पंजाब में, तो मींस उससे रिलेटेड मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने सिलेबस वगैरह जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का जो सिलेबस है और जिसमें कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहती है उसका पोर्शन है, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों का जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास जहाँ पे रहता है 20 मार्क्स का, और जो हमारे पास सेकंड पोर्शन रहता है, ठीक है, करिकुलम एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, वो 25 मार्क्स का रहता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम मीन्स इनका एक जो कि कोर्स है वो मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। मीन्स जो भी ये 20 मार्क्स और 25 मार्क्स का दोनों जो पोर्शन रहते हैं, इसका एक कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, तो इस मेरे चैनल के साथ बने रहना। जो भी मीन्स चीजें हैं, जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं, वो इसमें मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो चीजें पढ़ने वाली हैं, ठीक है, और वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वाइज पार्ट्स जो है वीडियो के वो आते रहेंगे। जस्ट कनेक्ट रहना है आपको मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं, देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये ऑलरेडी हमने चैप्टर बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल जो भी डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, तो इसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट आपको दे रखी है। तो मेरे चैनल पे जब भी आप मीन्स जहाँ पे प्ले लिस्ट सेक्शन रहता है वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें हमने मीन्स सीरीज जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसमें ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो चले जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कैसे बच्चे का इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल संवेगात्मक विकास कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखी है। तो प्ले लिस्ट जिसका मैं लिंक भी आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा यहाँ पे चैप्टर होने वाला है वो चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो इसका इसका मीन्स हम आज ये टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन इसके कितने पार्ट्स बनते हैं ये मैं वीडियो बाय वीडियो आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, पंजाब में जो भी मीन्स एनटीटी बेस्ड जो प्री प्राइमरी टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मीन्स जो ये मैटर है, ये कोर्स है, वह बहुत ही मीन्स फायदेमंद होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और कुछ सफिशिएंट चीजें ही करेंगे इसमें, जो चीजें मीन्स हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैटर ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ज्यादा मीन्स बोरिंग करने वाली चीजें नहीं मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, तो वो है हमारे पास मीन्स चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। तो वही था, इसको हिंदी में बोल देते हैं बाल अनुरक्षण एवं विकास। मीन्स बच्चे को कैसे आपने उसकी देखभाल करनी है और कैसे उसका मीन्स विकास करना है। तो इसमें परिवार की क्या भूमिका रहती है, टीचर्स का क्या रोल रहता है, ये सारी चीजें हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस, थोड़ा सा हम यहाँ पे जो इस मीन्स जो भी यह चैप्टर है, इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने मीन्स कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स भी कर रखे हैं। तो वो मैंने इसलिए किए हैं ताकि हम ज्यादा से मीन्स मैटर को जितना हो सके अच्छे तरीके से पढ़ सकें, और जो बातें पढ़ने वाली हैं वही पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैटर दिया गया है पढ़ने को, कितना भी पढ़ते रहो, लेकिन जो चीजें हमें लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो हम चीजें यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो करिकुलम को एक तरीके से जो भी यह मैटर है उसको इंट्रोड्यूस किया है कि इसमें क्या चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं यह जो करिकुलम है, तो मीन्स जो भी बच्चों के लिए जो भी सर्विस वगैरह आयोजित करता है, सर्विस वगैरह देता है, तो उसमें जो है सहायता करेगा हमारी। तो इसमें जो कुछ मीन्स सर्विसेज होंगी जो सहायता दे रहे हैं हम बच्चों को, तो वह लगभग 6 वर्षों तक के बच्चों के लिए होगा। इसमें कह रहे हैं इसमें शिक्षा गृह वह जो भी शाला केंद्र है, ठीक है, शाला पूर्वक केंद्र का शिक्षा गृह, शिक्षा गृह का मतलब ये होता है, और जहाँ शाला पूर्व केंद्र का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा सेंटर डिसाइड कर देते हैं, एक ऐसा एक ऐसी जगह डिसाइड कर देते हैं जिसमें बच्चा अभी स्कूल के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसको हम क्या कर रहे हैं कि एक तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आगे जाकर के उसको स्कूल में किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मीन्स यहाँ शिक्षा जो है शुरू की गई थी, प्री प्राइमरी। सो प्री प्राइमरी का मतलब ही देखो नाम से क्लियर होता है कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले, प्राइमरी एजुकेशन से पहले बच्चे को मीन्स बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चा ये सीखता है कि भाई उसको स्कूल में कैसे बैठना है ना। तो प्री प्राइमरी क्लासेस में या स्कूल में वह सीख जाता है। तो आजकल तो बहुत ही एडवांस लेवल के आप प्री प्राइमरी स्कूल देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मीन्स अभी
बच्चा अभी चलने भी नहीं लगता, मीन्स अभी चलना वह स्टार्ट ही होता है तो उसको प्री प्राइमरी स्कूल में डाल दिया जाता है ना? ताकि बच्चे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक दूसरे को वहाँ पे उनको बहुत सारे खिलौने वगैरह, ठीक है, प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, उसको मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मीन्स वहाँ पे केयरेबल रहते हैं, ठीक है, बच्चों बच्चों के लिए जो भी केयरेबल होते हैं, टीचर्स होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स, वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ताकि बच्चों का एन्जॉय होता रहे। तो यहाँ पे मीन्स यह जो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे यह बच्चों के लिए बोझ नहीं होती, ठीक है? जहाँ पर जो यह शिक्षा दी जाती है, ये आप अपने दिमाग में बना के रखना इस चीज़ को, यह बच्चों के लिए एक बर्डन नहीं होता, बोझ नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिशु गृह के अंदर उन बच्चों को देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं, जिनके माता-पिता दोनों ही घर से बाहर काम पर चले जाते हैं। देखो आजकल का समय ये हो गया है कि भई जो पेरेंट्स होते हैं, उन दोनों का जैसे मीन्स अगर हम सिंपली किसी भी नॉर्मल एक फैमिली की बात करें, तो कोई भी फैमिली है, चाहे वह कितनी अमीर है, गरीब है, लेकिन काम पेरेंट्स अब दोनों मिलकर करते हैं। कि बच्चे के माता भी काम पे जाती है और बच्चे के पिता भी काम पे जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे फिर बच्चे क्या करें? तो इसलिए बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन उनके लिए स्टार्ट की गई है। उनके लिए एक शिशु गृह जिसको हम कह सकते हैं या शाला पूर्वक केंद्र कह सकते हैं, ठीक है? हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड गाँव में आंगनबाड़ी। तो आपने आंगनबाड़ी वर्ड सुना होगा, तो वही है ये, ठीक है? उसको चाहे आप शाला पूर्व केंद्र कह दो, चाहे शिशु गृह कह दो, चाहे आप उसको आंगनबाड़ी कह दो, चीज़ें सेम ही है, ठीक है? तो वहाँ पे हम बच्चों को भेज देते हैं, जहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता है अच्छे तरीके का, ठीक है? उनकी जो है उनके मीन्स हम कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य में आता है, उनकी हेल्थ केयर में आता है, ठीक है? और उनको खिलौने वगैरह से खिलाए जाते हैं, वहाँ पे जो भी मटेरियल होता है, सीटिंग प्लान होता है, वो इस तरीके से होता है कि बच्चों को हर मीन्स वस्तु में कुछ ना कुछ सीखने वाली चीज़ मिले, ठीक है? वहाँ के जो टेबल्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, वहाँ पे कुछ पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है? वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि बच्चा वहाँ से देख कर के कुछ ना कुछ सीखे। तो तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जिन बच्चों के माता-पिता दोनों ही घर से बाहर चले जाते हैं, तो उनके पास मीन्स घर पर बच्चों की एक प्रॉपर तरीके से केयर करने का जो भी मैनेजमेंट है वह नहीं होता। तो इसलिए लगभग जो शाला पूर्वक केंद्र है उनकी मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है ना? तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि भई शाला पूर्व केंद्र तो यह कितने साल के बच्चों के लिए होता है? तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए हाइलाइट किया है इस पॉइंट्स को कि वह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोला गया है। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र हम कह सकते हैं, तो यह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है? ये बात अपनी आप कॉपी पे नोट कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों का जो भी उम, पूरे तरीके से विकास है, सर्वांगीण विकास में मीन्स जो डिमेंशन्स होते हैं डेवलपमेंट के वो आ जाते हैं कि उसका सर्वांगीण विकास का मतलब ये है कि इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ठीक है? इमोशनल डेवलपमेंट हो गया और मैं कह सकता हूँ कि फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे का हो गया, ठीक है? फिज़िकल डेवलपमेंट और यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? सोशल डेवलपमेंट हो गया बच्चे का। तो ये सारे मीन्स सर्वांगीण विकास में ही आता है, ठीक है? इसमें सोशल डेवलपमेंट में उसकी लैंग्वेज आ गई, उसका रहन-सहन आ गया, उसकी नैतिकता आ गई, ठीक है? उसको कैसे मीन्स कुछ मॉरल्स होते हैं, वो कैसे सिखाने हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हमारे सर्वांगीण विकास में आ गई। तो यहाँ बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए एक अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, एक मौके दिए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। उनको कह रहे हैं शाला पूर्वक शिक्षा बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार करती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भई आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाए गए? देखो, एक तो जहाँ पे बात आई है कि आज का टाइम ऐसा है कि जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वह उनकी लाइफ़ भी बिज़ी होती है, वे अपने काम वगैरह में लगे रहते हैं। सेकंड थिंग इसमें यहाँ पे ये आती है कि भई बच्चों को जो उसकी आने वाली शिक्षा है, ठीक है? जो मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाने से पहले कि वह तैयार हो जाएँ, तो जो भी उसकी फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे बच्चा आगे प्राप्त करेगा, तो उसके लिए बच्चों को तैयार करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड हमारे पास पॉइंट ये बनता है कि भई 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसलिए यह केंद्र खोले गए ताकि उनको औपचारिक शिक्षा के बारे में पता चल जाए, ठीक है? कि औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए वह तैयार हो जाएँ, ठीक है? तो हमारे देश में कह रहे हैं बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र के जो अलग-अलग यहाँ पे नाम कह सकते हैं, सॉरी शाला पूर्व केंद्र के, कह रहे हैं उसको आंगनबाड़ी बोल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे कह रहे हैं कि बालवाड़ी उसको बोल देते हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन या खेल केंद्र, ठीक है? जिसको बोल बोल देते हैं कई बार प्ले वे बॉय स्कूल वगैरह भी बोल से देते हैं या प्ले वे स्कूल उसको बोल देते हैं। सो गाइस आगे यहाँ पे मीन्स इनको अलग-अलग जो नाम है ये हमने पढ़ ली कि भई शाला पूर्व केंद्र को आंगनबाड़ी कह सकते हैं, बालवाड़ी कह सकते हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन वगैरह कह सकते हैं, ठीक है? प्ले वे स्कूल कह सकते हैं या प्ले सेंटर कह सकते हैं। तो कह रहे हैं व्यक्ति के जीवन के जो शुरू वाले वर्ष होते हैं 6 वर्ष तक, वो बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं इस दौरान जो जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है, वो बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे
बच्चे यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें भी कुछ ना कुछ संकल्पनाएं सीखते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अपने स्किल्स को प्राप्त करने हैं। सुनने का स्किल आ गया, बैठने का स्किल आ गया, लिखने का स्किल आ गया इसमें, और बोलने का स्किल्स आ गया, कैसे इंटरेक्ट करना है अपने मीन्स आगे जाकर के स्कूली शिक्षा में, जो भी वह स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करेगा तो उसको कैसे उसने अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीजें मीन्स कौशल में ही आते हैं। ठीक है, बहुत सारी वह संकल्पनाएं सीखते हैं, जिसमें मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आप लगा सकते हो कि भाई इसमें वह थोड़ी बहुत वगैरह कैसे बोलना है, और ये जो मैथमेटिक्स में चली जाती हैं, जैसे कि काउंटिंग करना वगैरह वह सीख जाते हैं। वस्तुओं को ऊपर नीचे कैसे सेट करना है, बड़ी कहाँ पे रखनी है, छोटी उससे छोटी कहाँ पे रखनी है, इन सारी चीजों को सीख जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह जो है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सारी वहाँ पे खेल की वस्तुएं दी जाती हैं, जिसमें खेल खेल में उसको सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो मीन्स यह एक तरीके के ऐसे सेंटर है कि जहाँ पे बच्चों को एक तरीके के लिए कह रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके के इन्वायरमेंट की व्यवस्था की जाती है बच्चे, ताकि वहां पे खेल खेल के माध्यम से सीख पाए। ठीक है, कह रहे हैं जो ये शाला पूर्वक केंद्र है, यह बच्चों की बच्चों के लिए मीन्स देखभाल करते हैं उनकी, यह एक बच्चों की देखभाल ही होती है, और बच्चों को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, प्रेरणा देते हैं, और इन केंद्रों में उनकी स्वास्थ्य देखभाल हो गई, उनका मीन्स पालन पोषण हो गया। ठीक है, और सीखने के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। कहने का मतलब स्वास्थ्य देखभाल और पोषण मीन्स इसमें बच्चों को खाना वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, और वह खाना वगैरह उसी के मीन्स उसमें इन इन तत्वों को देख करके, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, कैल्शियम हो गया, तो उनको डे बाय डे इनका मीन्स सेट किया होता है एक शेड्यूल, कि किस दिन उनको मीन्स मीन्स कुछ दालें देनी है ताकि बच्चों को प्रोटीन मिले, किस दिन उनको दूध देना है ताकि कैल्शियम मिले। ठीक है, तो इसमें दूध में खीर वगैरह आ जाती है ना, तो ये कुछ सारे ऐसे उनको अलग अलग पकवान है, अलग अलग जो कि उनको बच्चे को हर डे मीन्स दिए जाते हैं खाने को, ताकि उनकी उनकी हेल्थ केयर भी हो सके। तो जो इसमें एक शेड्यूल रहता है पोषण का, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का शेड्यूल। ठीक है, और सीखने के अवसर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे शाला पूर्वक केंद्र से रिलेटेड। तो कह रहे हैं, अब यहाँ पे आगे हमारे पास कहा है कि भाई जो भी शाला पूर्वक केंद्र होते हैं वह सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जहाँ यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक साल से दूसरे साल में बच्चे कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसी वो करिकुलम में हम सारी चीजें जानेंगे कि माँ के गर्भदान से लेकर के 6 वर्ष तक, मीन्स जब हम कह सकते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है 9 महीने तक, ठीक है, और उसके बाद जन्म लेने के बाद 6 महीने तक बच्चे का जो शारीरिक विकास है, भाषा संबंधी जो उसका विकास है, मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मीन्स उसके विकास कैसे होता है, तो इसके बारे में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे इस करिकुलम में। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे कुछ और भी हमें चीजें देखने को मिलेगी कि बच्चे का जो भी गेम्स रहती हैं, खेल रहते हैं, उसका यहाँ पे क्या महत्व है। ठीक है, खेल-खेल में बच्चे क्या कुछ ना कुछ मीन्स खोजें करते रहते हैं, इन्वेंशन को बोलते हैं खोज, ठीक है, खोज करना। तो कुछ ना कुछ वह क्वेश्चनिंग वगैरह करते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोग वगैरह करते रहते हैं, एक-दूसरे से अंतक्रिया करते हैं, मित्र भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण पर भी इसी करिकुलम में हमें देखने को मिलेगा। इसमें उसकी क्या वैक्सीनेशन रहती है, तो आपके पास वैक्सीनेशन का भी टॉपिक है। ठीक है, क्या उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में, मीन्स कैसे उसकी वृद्धि होती है, इसको इसको भी मीन्स देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारी चीजें हम इस करिकुलम में पढ़ेंगे। तो ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हमें क्लियर हुए हैं कि भाई जो आंगनबाड़ी केंद्र है या बालवाड़ी केंद्र है जो भी है, तो यह कितने साल तक के बच्चों के लिए है। यह 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है। उसमें इसका आप एम देख सकते हो कि भई इसका कि एम क्या है, कि बच्चों के जो भी बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिमेंशन्स होते हैं, ठीक है? तो उनका विकास कैसे होता है कि बच्चे का भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है? मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये इसका एम रहता है। ये सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और इसमें औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास मेन आता है कि जो भी बच्चे का बाल्यकाल रहता है तो उसमें क्या कुछ है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे कि बच्चे का जो बचपन है उसमें वह क्या चीजें सीखता है, कैसा बचपन होता है। ठीक है, तो उसके जो सामाजिक संस्कृति में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जेंडर के रिगार्डिंग कुछ बातें, समाज क्या सोचता है जेंडर को लेकर के, बच्चा क्या सोचता है जेंडर को लेकर के, ये चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। सामाजिक, उसका धर्म, उसकी पारिवारिक संरचना में जो फैमिली है उसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है फैमिली की, कुछ कुछ अमीर परिवार होते हैं, कुछ गरीब परिवार होते हैं, ठीक है, निम्न वर्ग की फैमिली होती है, कुछ कुछ
मीन्स कुछ फैमिली का जो एक स्टेटस होता है वह हाई होता है, ठीक है? तो उसमें बच्चों की देखभाल कैसे होती है, वहाँ पे बच्चे कैसे सीखते हैं और जो निम्न परिवार के बच्चे होते हैं, ठीक है? जिनका स्टेटस बहुत ही लो होता है, वह फाइनेंशियली वे से भी मीन्स हम कह सकते हैं कि वह नीचे होते हैं, ठीक है? उनका लेवल, तो वहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं, माता-पिता बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पारिवारिक संरचना में करेंगे, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप रहता है और कुछ जो परिस्थितिक संदर्भ बन जाते हैं वो क्या रहते हैं, ठीक है? तो ये कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो हमारे पास कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ से टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि भई कैसा होता है बचपन? जो हमारा बचपन है, वह कैसा होता है? आपको भी बहुत सारी अपने बचपन की चीज़ें याद होंगी, ठीक है? आपको भी बहुत सारी अपने बचपन की चीज़ें याद होंगी, उनको याद करिए कि क्या कुछ आप एक्टिविटी करते थे जब आप मीन्स 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सॉरी बच्चे थे। तो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे आता है कि माला एक वर्षीय फुर्तीली, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लड़की को टारगेट किया गया है, ठीक है? क्योंकि पहली बात तो ये लड़का हो चाहे लड़की हो उसको हमने समान मानना है, ठीक है? जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है? जेंडर के अकॉर्डिंग चाहे बॉयज़ हैं, चाहे आपके पास गर्ल है, ठीक है? उसको आपने क्या मानना है, उसको आपने इक्वल रखना है बिकॉज़ यू आर अ टीचर, ठीक है? क्योंकि तुम भई अध्यापक हो, तुम सारे क्या हो अध्यापक हो और अध्यापक ने कभी भी इनके बीच हम ये कह सकते हैं कि बॉयज़ ज़्यादा सीख सकते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा नहीं सीख सकती, बॉयज़ खेलने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ घर का काम ही कर सकती हैं। मीन्स इनमें हमने कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करने हैं। जो समाज ने डिफरेंस क्रिएट कर रखे हैं, हमने उनसे हट के सोचना है। चलो, तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है कह रहे हैं माला एक 5 वर्षीय फुर्तीली मीन्स माला एक लड़की है जो कि 5 वर्ष की है वह फुर्तीली है चुस्त है और जिज्ञासु बालिका है तो फुर्तीली मीन्स फुर्तीली तो आप समझ सकते हो जिज्ञासु का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो भी वह चारों ओर देखता है तो उसको जानने की कोशिश करना जिज्ञासु का मतलब होता है जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की कोशिश ठीक है तो कह रहे हैं एक दिन दोपहर को वह खाना खाते हुए उसकी नजर आलू की सब्जी के में सरसों के दाने पर पड़ती है और वह उसे निकाल करके खेलने लग जाती है वह उसे ऊपर फेंकती है जैसे दाना मेज पर गिरता है वह कहती है कि देखो माँ यह एक छोटी सी गेंद है शायद इससे चींटियां खेलती होगी देखो अब जो भी मीन्स एक्टिविटी वह कर रही है लड़की ठीक है तो आपने देखा होगा कि भाई इसमें एक्टिविटी वह बिल्कुल बच्चे की तरह कर रही है क्योंकि भाई वह बच्चा है और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं माला की, तो माला जो एक्टिविटी कर रही है, तो उसका कैसा मीन्स सोचने की उसकी क्या शक्ति है, उसने क्या सोच कर के जो सरसों के दाने को उसने क्या समझ लिया एक उसने गेंद समझ ली और फिर उसने यह भी सोच लिया कि भई उस गेंद के साथ शायद चींटियाँ खेलती होगी। हालाँकि चींटियों का काम खेलने का थोड़ी होता है ना? लेकिन वह ये सारी चीज़ें सोच रही है, ठीक है? और सोच रही है तो वह जहाँ पे जानने का भी प्रयास करेगी कि क्या भई चींटियाँ वह खेलती हैं, है ना? तो यहाँ पे अब इस जिज्ञासा को हमने यहाँ पे क्या करना है, संतुष्ट करना है कि भई यह सरसों का अब उसको यहाँ पे अब सब्जी में जो सरसों का दाना निकला है जो भी मीन्स सरसों का बीज निकला है तो उसके बारे में मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उस बच्चे को समझाना है ठीक है कि यह एक जस्ट बीज है यह खेलने वाली गेंद नहीं है ठीक है मीन्स उस दाने के बारे में हमने बताना है और चींटियां के बारे में हमने बताना पड़ेगा यहाँ पे उसको ठीक है कि भाई चींटियों का काम खेलने का नहीं होता है ठीक है चींटियां कुछ अलग मैटर है तो ये सारी चीजें उनको यहाँ पे समझानी पड़ेगी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वह जो भी बातें कर रही है कि उससे चींटियां खेलती होगी वह उस दाने के साथ खेल रही है तो मीन्स यहाँ पे उसकी इन एक्टिविटीज को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है उनकी मीन्स जो भी यह यहाँ पे माला एक्टिविटी कर रही है उसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना है ठीक है इस चीज को कि भाई हाँ जो भी आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कुछ जो उसका सोचना है हम यहाँ पे उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज आप गलत सोच रहे हो ठीक है तो यहाँ पे एक घटना है जो कि खेल के प्रति बच्चे का एक तो यहाँ पे बच्ची का एक तो यहाँ पे लगाव दिया गया है खेल के प्रति कि जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह खेल के प्रति कितना लगाव रखते हैं क्योंकि वह खेल रही है इसमें और बच्चे किसी भी वस्तु को अपने अकॉर्डिंग उसे खेल की वस्तु यहाँ पे मान सकते हैं ठीक है और उस वस्तु को वह खेल की वस्तु समझकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं तो यह मीन्स यहाँ पे जो थिंकिंग दिखाई गई है वह कौन सी थिंकिंग है ये आगे हम डिस्कस करेंगे पहले हम सेकंड एग्जाम्पल कर दें सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 3 वर्षीय मनोज अपने घर में नवजात भाई को देख करके देखो एक 3 वर्षीय मनोज है 3 साल का एक लड़का है उसके घर में मीन्स एक और उसका भाई जो कि अभी-अभी नया-नया उसके घर में आया है, ठीक है? उसका छोटा भाई। तो छोटे भाई के आने से माता-पिता का जो ध्यान है या उसका लगाव है वो थोड़ा बँट गया है कि पहले पेरेंट्स सिर्फ़ मनोज को प्यार करते थे, लेकिन अब एक भाई और आ गया है, एक बेटा और पैदा हो गया है, तो वहाँ पे माता-पिता अब थोड़ी केयर तो उसकी कर रहे हैं बच्चे की, अपने जो छोटे बच्चे हैं उसकी भी केयर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो
मनोज है वह प्रसन्न नहीं है, लेकिन किंतु भी वह मीन्स लेकिन ये भी बात है कि वह अपने भाई के साथ उसका भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं प्रेम है, लगाव है, ठीक है? तो उसका भी स्नेहशील है अपने भाई के साथ। वह भी कोशिश करता है कि वह भी उसके साथ मीन्स स्नेह करे, लगाव शो करे उसके साथ। लेकिन जब एक दिन क्या होता है कि जब शिशु के कारण, उस बच्चे के कारण, उसके भाई के कारण जब मनोज को उसकी माँ देरी से तैयार करती है, ठीक है? तो वहाँ पे फिर मनोज तेजी से बोलता है कि माँ इसे किसी और को दे दो, फिर हमें कभी भी देर नहीं होगी, ठीक है? मीन्स कोई उस बच्चे को जो भी मनोज है उसको तैयार करने में देरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ कर रखी है कि भई माता या पिता द्वारा ध्यान देने पर, ठीक है? बच्चों में कुछ न कुछ यहाँ पे अब कुछ न कुछ उसके इमोशंस जो है मीन्स यहाँ पे इस पैराग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इमोशंस को दर्शाया गया है कि बच्चों में कुछ इमोशंस भी होते हैं, क्लियर है? तो बच्चों में कुछ इमोशंस होते हैं, तो यहाँ पे इमोशंस को दर्शाया गया है। अब इमोशंस यहाँ पे कौन-कौन से आए हैं कि भई माता-पिता स्नेह करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो वह उसके साथ ज़्यादा मीन्स स्नेह रखें, ज़्यादा उसके साथ प्यार करें और ज़्यादा उसकी उसका ही ध्यान दें, ठीक है? तो अगर कोई दूसरा बच्चा घर में आता है, तो यहाँ पे बच्चे में एक जेलसी की भावना भी आ जाती है, ईर्ष्या। तो यहाँ पे बच्चे में एक और भावना का विकास दान यहाँ पे शो किया गया है, ईर्ष्या का भाव। और ईर्ष्या के भाव से ही उसमें एक और भाव आ जाता है, डर का भाव, ठीक है? तो बच्चे डरने भी लग जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? तो वे अपने भाई से ईर्ष्या का भाव दिखाते हुए, ठीक है? बच्चे अपनी भाई की हरकतों से खुशी का भाव भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है? मीन्स वह ईर्ष्या भी करता है और कहीं न कहीं जब छोटा बच्चा हरकतें करता है, एक्टिविटी करता है, तो वह मीन्स अपने भाई से खुश भी होते हैं। लेकिन ईर्ष्या का भाव कहाँ आ जाता है कि जब पेरेंट्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जब पेरेंट्स दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, तो एक बच्चे को लगता है कि भई मेरे को कोई समझ नहीं रहा, ठीक है? चलो, तो ये तो यहाँ पे एक घटना थी मनोज की, ठीक है? जिसमें कुछ इमोशंस वगैरह दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो घटना है वह तारा की है कह रहे हैं। तारा कह रहे हैं 4 वर्ष की होने वाली है। अन्य बच्चों की तरह भी वह बारिश में खेलना बहुत पसंद करती है। एक दिन बारिश में बाहर खेल रही थी, परिवार के अन्य सदस्य कमरे में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद तारा हँसते हुए कमरे में आती है और मौसी से लिपट जाती है। फिर वह बाहर खेलने चली जाती है और उसे अन्य लोगों के साथ बैठने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे मीन्स कह रहे हैं जब भी उसे बैठने के लिए कहा जाता है तो वह मना कर देती है कि नहीं, नहीं मैं तो बाहर ही खेलूँगी। तारा का खेल काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर उसमें अब देखो अगर इस घटना में थोड़ा-सा देखें तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि भई बच्चों में एक फ्रीली कोई न कोई एक्टिविटी करने का भाव रहता है। मीन्स स्वतंत्रता का भाव यहाँ पे विकसित हो रहा है बच्चों में। वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक-टोक के वह कार्य करने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे और वह ऐसे ही कुछ न कुछ खेल भी खेल रही है और ऐसे ही वह मीन्स कुछ न कुछ सीख भी रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ घटनाएँ दी गई थी, तो कह रहे हैं अब इन घटनाओं का जो एक ब्रीफली तरीके से इसमें बताया गया है कि अगर घटनाओं में हो क्या रहा है, तो जो भी ऊपर हमने घटनाएँ पढ़ी तो वहाँ पे बच्चों की भावनाओं का, उसका खेल के प्रति क्या लगाव है, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि बच्चे ही सरसों के बीज की गेंद, मिट्टी के ढेले की मिठाई का टुकड़ा मीन्स इसको मान लेते हैं और टीन के डिब्बों को मकान के रूप में देख सकते हैं। मीन्स बच्चा यहाँ पे जो थिंकिंग यूज़ कर रहा है, वह मीन्स सरसों के बीज को गेंद मान रहा है, मिट्टी का जो भी एक हम कह सकते हैं डला, ठीक है? सिंपली कंकड़ कह सकते हैं। मिट्टी का एक छोटा कंकड़ जो इस साइज़ का हो सकता है, ठीक है? तो उसको वह मिठाई मान सकते हैं, ठीक है? उसको वह मिठाइयाँ मान सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कोई टीन का डिब्बा है, ठीक है? तो टीन के डिब्बे को वह एक क्या मान सकते हैं, घर मान सकते हैं, ठीक है? टीन के डिब्बे में वह कलाकृति भी कर सकते हैं कि भई ये घर बन गया, है ना? तो ये मीन्स अब उसकी इस थिंकिंग यह जो थिंकिंग है, यह क्या शो करती है, इसी थिंकिंग को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। यह उसकी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, जो कि जो कि दूसरों से अलग जो कि दूसरों से जो मैच्योर व्यक्ति है, उनसे अलग मीन्स बच्चे को बनाती है, ठीक है? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग और ईगोसेंट्रिक थिंकिंग में बच्चे क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को दूसरों से अलग बना कर के कुछ और तरीके से सोचते हैं। मीन्स जो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, उसको वह उस उसकी रियलिटी को नहीं समझते, जस्ट अपने दिमाग से कुछ उस चीज़ की एक इमेज बना लेते हैं और उसके साथ वह कोई न कोई परफ़ॉर्म एक्टिविटी कर देते हैं। क्लियर है? तो मीन्स यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग दिखाई गई है कि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि चींटियाँ जो है वह इसके साथ खेलती होंगी, तो यह क्या है? यह एक्टिविटी ही बच्चों की हम कह सकते हैं कि भई इगोसेंट्रिक एक्टिविटी है, ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माला की, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं आगे माला ने सरसों के दाने के साथ जो भी किया, ठीक है? जो वास्तविक रूप से मीन्स वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे मीन्स उसकी जो सोच होती है, कल्पना होती है, तो वह मीन्स उनके लिए बहुत आसान होता है कि वे वस्तुओं को कुछ भी एक विशेष मान लेते हैं, ठीक है? वस्तुओं को कुछ एक विशेष वस्तु मान लेते हैं और इसी को बोलते हैं सेंट्रिएशन।
ठीक है। तो आपने प्याजे की थ्योरी में एक वर्ड पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रिएशन, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि भाई पूरी थिंकिंग एक सेंटर पे जमा हो जाती है बच्चे की, कि भाई पूरी वस्तु की प्रॉपर जो विशेषता को न लेकर के वह अपनी ही कुछ विशेषता उस वस्तु को दे देते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे मिट्टी की वस्तु को मिठाई बना दिया, टीन के डब्बे को यहाँ पे उसने घर बना दिया, ठीक है, मकान के रूप में इसको बना दिया, तो इसको ही बोलते हैं सेंट्रिएशन। यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल वहां पे आपके क्वेश्चन में सॉरी पेपर में शो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई कोई लड़की है, वह सरसों के बीज से खेलती है, ठीक है, और मिट्टी के जो भी डेले है उसको वह मिठाई मान लेती है और टीन के डिब्बे को वह मकान के रूप में देखती है, तो वह क्या है, तो वह बच्चे का सेंट्रिएशन है। क्लियर है? तो प्याजे के अकॉर्डिंग वह यहाँ पे सेंट्रिएशन है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण हिंदी में। तो यदि आपने प्याजे की थ्योरी नहीं देखी है तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वह प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बन सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे आगे हमारे पास दूसरी जो घटना की बात करते हैं, तो बालक ने अपने छोटे भाई के जन्म पर प्रतिक्रिया झलकती है जो कि ईर्ष्या और नापसंदी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें उसको थोड़ा बहुत जब फैमिली में पेरेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो दूसरा बच्चा जहाँ पे फिर अपने भाई से, ठीक है, या अपनी बहन से ईर्ष्या या नापसंदगी का भाव रखता है, ठीक है, लेकिन वह नापसंदी से लेकर के कह रहे हैं वह खुशी का भाव भी रख सकता है, वह डिपेंड करता है, सिचुएशन देखी जाती है वहां पे, ठीक है। तीसरी घटना की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लड़की जो है वह संभाव लंबी है, ठीक है, मीन्स वह बहुत ज्यादा जो भी उसका मीन्स स्वभाव है वह पूरा एक तरीके का फ्रीली, हम कह सकते हैं बच्ची फ्रीली तरीके से कुछ ना कुछ एक्ट कर रही है, ठीक है, और बारिश को देख करके खुश हो रही है, वह खेल रही है, बारिश में खेल रही है, ठीक है, वह कुछ ना कुछ खुद कार्य करना चाहती है वहां पे, और बड़ों के संरक्षण की आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन मीन्स यहाँ पे उसको जब मीन्स देखो वह बारिश में खेलती है तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वहां पे बादल भी गरजते होंगे, ठीक है, बिजली भी चमकती होगी, फिर भी उसे डर नहीं लगता, ठीक है। कहने का मतलब है कि वहां पे उसे जरूरत नहीं है बड़ों की, ठीक है, वह अपनी मौसी के साथ आकर के लिपट जाती है, लेकिन फिर वह जल्दी जल्दी बाहर भाग जाती है, ठीक है। तो मीन्स वहां पे वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख रही है, और उसके लिए जो भी उसके मीन्स उसके लिए जो भी उसके केयरेबल है, जिसके साथ वह उनका लगाव है, लेकिन वहां पे वह ये भी देखती है कि वो मेरे सामने उपस्थित है, मीन्स जो भी उनके पेरेंट्स बैठे हैं या उसकी मौसी बैठी है, तो उनकी भी वह मौजूदगी जहाँ पे उसको भी इम्पोर्टेंस देती है कि भाई वो है या नहीं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि तारा कमरे में बार बार जाती है, तो यह उसी की भावना को दर्शाता है कि भाई उसके जो केयरेबल है वो वहां पे मौजूद है या नहीं। बाहर खेल आती है, फिर वह घर में अंदर आ जाती है, अपनी मौसी के साथ लिपट जाती है, फिर वह बाहर भाग जाती है। घर में अगर कोई कहता है कि भाई बाहर मत जाओ, तो वह कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बाहर ही जाऊंगी। मीन्स वह स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता का भाव भी उसमें शो हो रहा है। क्लियर है? तो बच्चे स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उनकी मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें रोकना टोकना नहीं चाहिए। ये चीजें आपने वहां पे सीखी होगी, आई थिंक एरिक एरिक्सन का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो एरिक एरिक्सन के कॉन्सेप्ट में स्वतंत्रता का एक स्टेजेस आती है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ठीक है। तो उसमें बच्चे स्वतंत्रता तरीके से अपनी मीन्स एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन जब जब माता पिता के को फोर्सली जब उसको रोक टोक दिया जाता है, तो वहां पे उनमें एक लज्जा का भाव आ जाता है। बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हीन भावना चली जाती है कि पता नहीं यह कार्य सफल होगा या नहीं। क्लियर है? तो ये बहुत सारी यहाँ पे चीजें अब अगर सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें ही बनेगी कि भाई बच्चा जो है वह खेल की वस्तु किसे भी बना सकता है, किसी को भी बना सकता है। तो बच्चों का बचपन देखा जाए तो बहुत ही मीन्स इंटरेस्टिंग रहता है ना? तो आगे हमारे पास आता है कि अगर बच्चों की क्षमताओं के बारे में हम वयस्कों की धारणाएं हमेशा सही नहीं होती, तो यहाँ पे अब बच्चों और बड़ों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि भाई जो मैच्योर लोग होते हैं, मैच्योर व्यक्ति होते हैं, तो जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं, तो वह लगभग कई बार ऐसा होता है कि उन्हें वह नहीं लगता कि ये सही कर रहे हैं या कुछ मीन्स सही नहीं कर रहे हैं। तो यह अक्सर माना जाता है कि बच्चों को मीन्स अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती। मतलब कि जो बड़े व्यक्ति हैं वो ये मानते हैं कि बच्चों को जो भी आसपास हो सकता है उसकी जानकारी नहीं होती, और वह उन्हें समझ भी नहीं पाते। लेकिन जो चीज है हम सोचते हैं यह बहुत ही गलत है। यह भी समझा जाता है, कह रहे हैं कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तभी वह सोचना वह समझना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन यह भी बात गलत है। जिस दिन बच्चे ने जन्म ले लिया उसी दिन उसका दिमाग थिंक करना और कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना मीन्स काम कर जाता है। क्योंकि एक रोना रोना देखो, बच्चे ने जन्म ले लिया और वह रो रहा है ना, रोना, तो रोना भी तो उसके माइंड से की गई कोई ना कोई एक्टिविटी ही है, ठीक है। ठीक है, तो रोना चाहे बच्चे को पता नहीं होगा उस टाइम के भी वह रो रहा है या जो भी है, तो उस बट कुछ ना कुछ रोना भी एक लैंग्वेज में ही आता है, अगर आपको पता हो तो, कि रोना एक लैंग्वेज का
पहली भाषा बच्चे की, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट टाइम जो बच्चे की भाषा है रोना, ठीक है, वो भाषा ही मानी जाती है बच्चे की, ठीक है। तो यह धारणा है कि वह जब बोलते हैं तभी सोचना समझना शुरू करते हैं। तो यह हम अजम्पशंस वगैरह बना रहे हैं एक बच्चे के बारे में, तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। हम जानते हैं कि बच्चे बोलना शुरू करने से पहले बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत समझ भी सकते हैं। एक और तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों से कह रहे हैं, जो है अपेक्षा रखते हैं कि छोटे मोटे काम और अपनी देखभाल स्वयं करें, और वयस्कों के भावनात्मक सहारे के बिना ही स्कूल जाना शुरू कर दे। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चे भोले वाले और अनजान होते हैं, आसपास जो भी घटनाएं घटित होती है उसको वह समझ नहीं पाते, अंत कोई भी उसको कार्य देखो। तो जहाँ पे अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे सब कुछ अपनी मर्जी से करें, ठीक है, स्कूल जाना, खुद खुद वह स्कूल जाए, खुद वह तैयार हो, ठीक है, और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं जैसे अपनी देखभाल करना, अपने बाल कंघी करना, ब्रश करना, ये सारी चीजें वह खुद करें। लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ कुछ चीजें सिखानी भी पड़ती है। मीन्स ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि भाई सब कुछ बच्चे खुद करें, उनमें कुछ ना कुछ चीजें सिखानी पड़ेगी, उनके साथ इंटरेक्ट वगैरह इसमें पेरेंट्स का होगा, ठीक है, इंटरेक्शन वगैरह चलती रहेगी, ठीक है, चाहे वह भावनात्मक सहारे की उसको जहाँ पे जरूरत होती है। दूसरी लोग कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई बच्चे बहुत ही अनजान होते हैं, बहुत ही भोले वाले होते हैं, यह भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपनी आसपास की जो भी घटनाएं हैं वह समझ जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें कुछ इसमें दी गई है, तो कह रहे हैं वयस्कों की तरह बच्चों के भी विचार और भावनाएं होती है, अंतर केवल यह होता है कि बच्चों के सोचने का ढंग, भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो यह किस में आती है, यह ईगो सेंट्रिक में आती है। कि ईगो सेंट्रिक मैंने आपको बताया था कि बड़ों के विचार या वयस्कों के विचार जब बच्चों से अलग होते हैं ठीक है, तो बड़ों के विचार जब बच्चों से अलग होते हैं उसको हम ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसी स्टेटमेंट को हम ईगो सेंट्रिक का नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग यह क्या है, यह ईगो सेंट्रिक हो सकता है, क्लियर है। कि जब जब बच्चों के विचार या भावनाएं, ठीक है, और वयस्कों से उनके मिलते नहीं है या उनमें बहुत अंतर पाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, यह एक ईगो सेंट्रिक है। जिसमें जैसे कि एक बच्चा है, वह वह कहता है कि भई जब एक बच्चा कहता है कि उसने उसने देखा कि जो दूध है वह किसी मशीन से आता है, जो दूध है वह किसी मशीन से आता है। बच्चे ने यह चीज़ देखी कि भई मशीन से दूध आता है ना? क्योंकि वह शॉप पे जाता है और जो शॉपकीपर है वह मशीन से दूध निकाल कर के दे देता है। वह किसी भी तरीके की मशीन मशीन हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि भई मशीन ही दूध को क्या करती है? पैदा करती है। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि दूध हमें पशुओं से मिलता है, क्लियर है? दूध हमें गाय या भैंस से मिलता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे बच्चे को मीन्स जो चीज़ें बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, उसको वह सच मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे रियलिटी नहीं पाई जाती। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों की थिंकिंग बड़ों से अलग होती है, और वही थिंकिंग बच्चों की ईगोसेंट्रिक होती है। तो कह रहे हैं अब यहाँ पे, जिस प्रकार माता-पिता नवजात शिशु को गोदी में उठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उससे शिशु को अपने प्रति माता-पिता के स्नेह व प्यार की भावनाओं का एहसास हो जाता है। मीन्स यहाँ पे बच्चों की एक थिंकिंग बताई गई है कि बच्चे कब से ही फ़ील करना, थिंक करना शुरू कर देते हैं कि पहले ही दिन से जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब कोई बच्चा, जब कोई इन्फेंट, जब कोई शिशु जन्म ले लेता है, तो वह तभी से मीन्स अपने माता-पिता के स्नेह व प्यार की जो भी फीलिंग्स होती है, उसको वह महसूस करने लग जाता है। कह रहे हैं एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, फिर भी वह समझ जाती है कि उसे यहाँ पे माता-पिता द्वारा या माता द्वारा डाँटा जा रहा है, उससे प्यार से कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वह ये चीज़ समझ रही है, तो जैसे ही वह कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करती है कि वह, जब माता-पिता कहते हैं कि मुझे दो, ठीक है, ऐसा मत करो, तो इन सारी चीज़ों को भी वह समझती है, प्रतिक्रिया करती है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक 8 महीने की बच्ची, ठीक है, लैंग्वेज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मीन्स कुछ ना कुछ समझने लग जाती है। वह माता-पिता के बोलने पर रिस्पॉन्स देती है, चाहे वह खुद बोल नहीं सकती, लेकिन वह अपनी फिज़िकली तरीके से हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स देती है कि यह मुझे दो। तो मुझे दो इट मीन्स यहाँ पे बच्ची के पास अगर कोई चीज़ है, तो वह अपने माता या पिता को पकड़ा देगी। और ऐसे ही अगर बच्ची कहीं दूर जा रही है, तो मान लो कि घर से बाहर जा रही है और माता ने कह दिया कि नहीं ऐसा मत करो, वहाँ पर नहीं जाना, ठीक है? वहाँ पर डॉगी है, वहाँ पर कुछ मतलब कि हम कह देते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ट्राई करके देखो अपने बच्चों के साथ, ठीक है? तो आप ये चीज़ें ट्राई करोगे अपनी रियल लाइफ़ में, फिर ही ऐसा आपको सारी मीन्स पता चलेगा, क्लियर है? तो आगे कह रहे हैं एक 10 माह की बा बालिका की बात कर रही है, उसके साथ लुका-छुपी का खेल
खेला जाए तो वह उसमें हिस्सा लेती है, मीन्स पार्टिसिपेट करती है जब हम उसमें लुका छिपी का खेल खेलते हैं, जैसे कि छिपे हुए व्यक्ति को वह ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है। अब देखो, हमने यहाँ पे अब दो चीजें पढ़ी कि 8 मंथ का बच्चा जो भी है प्यार को, गुस्से को समझने लग जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कब तक बच्चे को भावनाओं का एहसास होने लग जाता है। तो जैसे कि प्यार है, गुस्सा है, ठीक है, जहाँ कोई डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों का बच्चा समझने लग जाता है 8 महीने तक। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्ट दूसरा आया है हमारे पास, कि दूसरा पॉइंट कि भाई एक बालिका, ठीक है, जब कोई उसके सामने छुप जाता है तो वह उसको ढूंढने का प्रयास करती है। इट मीन्स जहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तुओं की मौजूदगी का एहसास होना। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। तो आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी पढ़ा होगा पियाजे की थ्योरी में, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जिसका मतलब ये होता है कि भाई कोई भी वस्तु बच्चे की आंखों के सामने नहीं है, लेकिन बच्चे को उसका एहसास है कि वह आसपास ही है, उसे मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। तो यह गुण होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो यह 10 10 मंथ तक, ठीक है, 10 मंथ तक लगभग विकसित हो जाता है। और अगर मैं प्याजे के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, तो प्याजे की फर्स्ट स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, ये आपको पता होगा। प्याजे की फर्स्ट स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, मीन्स 12 महीनों तक। और 10 मंथ तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कौन सी स्टेज में आता है। तो यह प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, यह प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। क्लियर है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। तो जो यह वाक्य दिया गया है लुका छिपी वाला, तो यह एक एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट परमानेंस का एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो ये चीज आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास आता है बाल्यावस्था। कह रहे हैं बाल्यावस्था ही वह समय है, मीन्स यह कोई टॉपिक नहीं है बाल्यावस्था का, वैसे तो आप बाल्यावस्था को इजिली तरीके से समझ सकते होगे। तो कह रहे हैं जब बच्चे, मीन्स बाल्यावस्था में कुछ उसका टाइमिंग बताया गया है कि जब बच्चों अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, मीन्स चाहे उनके साथ बैठते हैं, उनके पास रहते हैं, किसी भी बच्चों के साथ, तो सबसे पहले वह मीन्स उनका रिलेशन बनता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, फिर परिवार के वह अन्य सदस्य, और बाद में अन्य वयस्क, जो भी वयस्क होते हैं उसके बाहर वाले हो सकते हैं, ठीक है, चाचा, उसका ताया, जो भी है, तो उनके साथ बच्चों का संबंध स्थापित होता है। इसके लिए मीन्स आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स बच्चों में कॉन्फिडेंस वगैरह होना चाहिए और साहस होना चाहिए, मीन्स वह नए चेहरों को देख करके बच्चा जहाँ पे डरे ना। ठीक है, क्योंकि नए चेहरों को देख करके यदि बच्चा डरता है तो इट मीन्स बच्चा अपनी माँ के गोद में ही रहेगा, वह दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जब आप नए शहर में जाते हैं, ठीक है, या जब कोई बच्चा नए शहर में जाता है तो वहाँ नए लोगों को देखता है, लेकिन बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे इजिली उनसे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो बच्चों में आत्मविश्वास और साहस की भावना भी होनी चाहिए, ताकि वह बाल्यावस्था में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। कह रहे हैं बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की खोजबीन करने में भी यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, तो बाल्यावस्था में खोजबीन करने में भी इंटरेस्ट बना रहता है। और क्योंकि बच्चे यहाँ पे निरंतर जागरूक, कह रहे हैं सॉरी, जिज्ञासु रहते हैं। तो जिज्ञासा वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि भाई ऑलरेडी ही बच्चे क्या है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब है कि कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना, कि बच्चे कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो भी वह देखते हैं। तो जानना ही तो खोजबीन करना होता है, और खोजबीन करने के लिए वह क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो भाई बाल्यावस्था में यहाँ पे बच्चे क्या है, प्रश्न पूछते हैं, और इसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। इसकी इसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग, कलेक्टिव। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। मीन्स बिना सिर पैर की बातें करना, सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बिना सिर पैर की बातें करना। क्योंकि यदि बच्चा कह रहा है कि भाई आकाश नीला क्यों है ना, तो यह एक साइंटिफिक रीजन है कि भाई आकाश नीला क्यों है। बच्चा कह रहा है कि ट्रेन लाइन पर क्यों चलती है, ट्रैक पर क्यों चलती है, वह रोड पे क्यों नहीं चलती। ठीक है, तो ऐसे जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं बिना सिर पैर की बातें। लेकिन यह उसकी जिज्ञासा है,
यह उसकी जिज्ञासा है। मीन्स वह ये इन चीजों को वह देख रहे हैं भाई, अपनी लाइफ में, अपने इन्वायरमेंट में वह इन चीजों को देख रहे हैं। पंछी क्यों उड़ते हैं, ठीक है, आकाश में, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते आकाश में? अगर इस तरीके के क्वेश्चन बच्चा कर रहा है यहाँ पे, तो इट मीन्स वह कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा रखता है। तो जानने की जिज्ञासा रखना, खोजबीन करना, प्रश्न प्रश्न वगैरह पूछता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वगैरह करना ही जिज्ञासा है और खोजबीन करना है। इट मीन्स ये चीज आप याद रखोगे कि भाई बाल्याकाल में, बाल्यावस्था में बच्चे जानने का प्रयास करते रहते हैं। तो खोजबीन में उनकी जो एक्टिविटी होती है, तो वह क्या एक्टिविटी करते हैं कि जो भी उनके पास वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुओं को, खिलौनों को वह मीन्स ठोकते हैं, बजाते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, जो भी कह रहे हैं, ठीक है, चाट लेते हैं, टेस्ट वगैरह करना। तो मीन्स उस वस्तु को प्रॉपर तरीके से उसकी ठोकते हैं तक, मतलब क्या हो सकता है कि भाई उसका एक प्रॉपर साउंड क्या आ रहा है, ठीक है, जब उसको हम ठोक रहे हैं धरती से, किसी वस्तु से, तो क्या प्रॉपर साउंड आ रहा है। तोड़ने से, मरोड़ने से क्या हो रहा है, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं बच्चों को, उसको चाट रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजों का प्रयास करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि खिलौने लेके आए हैं बच्चे, तो उनको अलग अलग उसका जो भी पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं कि उसमें क्या है, तभी उनको जाकर के सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, ठीक है, तो वह जो भी मीन्स यहाँ पे, क्योंकि वह हर एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं, तो इट मीन्स इसी को बोलते हैं खोजबीन करना, ठीक है। तो जो अनवेंशन वर्ड है जहाँ पे, अनवेंशन, यह किससे रिलेटेड है, खोजबीन करना। और अनवेंशन से रिलेटेड मैं आपको एक बता देता हूँ, एक था ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपने याद रखना है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ठीक है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, ARM, ठीक है, आर्मस्ट्रांग, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसका मतलब है खोज विधि। तो खोज विधि के प्रपाउंडर थे जो, वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास कह रहे हैं कि कोई भी जो नई घटना अनुभव होने पर क्यों, कैसे, कब, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चनिंग करना भी किसमें आता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चनिंग करना आपने याद रखना है कि भाई कोलेक्टिव मोनोलॉग होना, जहाँ बच्चे कोलेक्टिव मोनोलॉग होते हैं। और कलेक्टिव मोनोलॉग का संबंध किससे है, पियाजे की थ्योरी से है। तो यहाँ पे काफी सारी बातें जो आई हैं, वह पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से आई हैं, ठीक है। पियाजे की जो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो उसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की, ठीक है। तो वहाँ पे आप कलेक्टिव मोनोलॉग वगैरह अच्छी तरीके से ये चीजें समझ पाओगे। आगे कह रहे हैं कि बड़े बच्चों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं, उनका जो है, बच्चे बड़ों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं, ठीक है। उनका जो है, उनकी यह इच्छा होती है कि जहां तक हो सके बड़ों की तरह लगे और जितना जल्दी संभव हो सके वे बड़े हो जाएं, इसलिए वहां पे नकल करते हैं। और यहाँ पे आया है नकल करना, देखो, तो यहाँ पे नकल करना, नकल करना वर्ड किसको डिनोट करता है, इमिटेशन को, ठीक है। नकल करना वर्ड किसको डिनोट करता है, इमिटेशन को। और इमिटेशन हमारे पास आती है SLT थ्योरी में। तो आपने SLT थ्योरी पढ़ी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, भंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी भंडूरा ने दी थी, जिसमें उन्होंने इमिटेशन को ज्यादा महत्व दिया था कि बच्चे इमिटेशन करके ही दूसरों से सीखते हैं। तो दूसरों की वह नकल करते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, पुलिस चोर खेलते हैं, ठीक है, घर घर भी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। घर घर में बच्चे कोई वहां पे चाचा बन जाता है, कोई ताया बन जाता है, कोई पिताजी बन जाते हैं। तो वहां पे वह रिश्तों के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि भाई चाचा किसको बनाना है, कैसे कोई बंदा है उसको हम चाचा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो उसका हमारे साथ रिश्ता क्या है, उसका हमारी फैमिली के साथ रिश्ता क्या है। ऐसे ही पुलिस चोर खेलते हैं, तो पुलिस में पुलिस का क्या काम होता है, चोर का क्या काम है ना। तो वो सारी चीजें सीखते हैं इसमें। उसमें अच्छाई बुराई का भी मीन्स भाव आता है कि भाई जो चोर है वह एक बुरा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, तो इसमें कैसे बीमारियों के बारे में जान सकते हैं कि भाई डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे तो बीमारी तो आएगी, तो बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें इसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से यहाँ से सीख जाते हैं, लेकिन खेल इसमें हो रही है एक नकल, ठीक है, नकल हो रही है, इमिटेशन जिसको हम बोल सकते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे ऐसे ही हमारे पास जो आता है मैटर, तो कह रहे हैं हमारे देश में एक समूह की रीति रिवाजों, कह रहे हैं हमारे देश में एक समूह के रीति रिवाजों, विश्वासों, रहन सहन के तरीकों में दूसरे समूह से भिन्नता। तो यहाँ पे अब नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश की, चाहे वह रीति रिवाज से हो, कल्चर से रिलेटेड हो, विश्वास से रिलेटेड हो, रहन सहन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक मीन्स जो एक व्यक्ति का समूह है, वह लोगों का समूह है, वह दूसरे लोगों के समूह से भिन्न हो सकता है, ठीक है।
20 किलोमीटर के दायरे दायरे में ही व्यक्ति की लैंग्वेज बदल जाती है, लैंग्वेज बोलने का लहजा बदल बदल जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह लैंग्वेज भी तो रीति रिवाज है, उसके रहन सहन, उसकी संस्कृति में ही आती है, ठीक है। तो बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कह रहे हैं हम एक समरूप भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहे, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि समूह के आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय, क्षेत्र, भाषा, धर्म एक दूसरे से भिन्नता है। तो यहाँ पे मीज कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जहाँ पे सिर्फ हम संस्कृति की, केवल संस्कृति की बात नहीं आ रही, संस्कृति में और भी बहुत सारी चीजें आ रही है कि भाई किसी व्यक्ति, कोई फैमिली है, उसका आर्थिक स्तर, उसका इकोनॉमिकल लेवल क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका काम क्या है, क्षेत्र, एरिया क्या है उसका, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, तो वो भी भिन्नताएं इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक समूह का बच्चा जो सीखता है, वह अनुभव करता है, वह दूसरे समूह के बच्चों से भिन्न होता है, ठीक है। तो जब आप इन सभी कारकों के बारे में कह रहे हैं पढ़ेंगे, तो बच्चों के अनुभवों में विविधता आपको अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम सिंपली कह सकते हैं कि बच्चों की एक्सपीरियंस है लर्निंग में, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है बच्चों के सीखने में, जो बच्चों के अनुभव में, ठीक है, जो भी विभिन्नता पाई जाती है, वह क्यों पाई जाती है, उसका कारण यही होता है कि भाई हर बच्चा जो अपनी फैमिली के साथ संबंध रखता है, तो उसकी फैमिली मीन्स उसकी फैमिली का कुछ जो इकोनॉमिकल लेवल होगा, जो शिक्षा होगी, जो व्यवसाय होगा, क्षेत्र होगा, भाषा होगी, धर्म होगा, या यहाँ पे अगर मैं बात करूं रीति रिवाज होंगे, विश्वास होंगे, रहन सहन होंगे, वो सारे क्या होंगे, अलग होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे आता है एक टॉपिक लिंग का, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम जेंडर, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जेंडर। तो जेंडर का हमारे पास टॉपिक आता है भाई। तो इसमें जेंडर में देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चे का लड़का होना या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारण है, कारक है, जो कि अनुभव निर्धारित करता है, ठीक है, बहुत सारे मीन्स इसमें एक्सपीरियंस वगैरह निर्धारित करता है, कह रहे हैं। पालन पोषण किस प्रकार हुआ है, जहाँ पे बच्चे को कैसे मीन्स बहुत सारी कुछ अवसर मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, अन्य लोगों के साथ उसका परस्पर संबंध कैसे हुआ है, ये सभी बातें किस पे निर्धारित करती है, उसके लिंग पे निर्धारित करती है, उसके जेंडर पे निर्धारित करती है। स्पष्ट भिन्नता जो हमें दिखाई देती है, वह कह रहे हैं उसका पहनावा हो गया, परंतु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली है भिन्नता, ठीक है। कहने जहाँ पे मीन्स ये कही गई है कि स्पष्ट भिन्नता, देखो जब हम उसकी भिन्नता देख सकते हैं कि भाई उसका पहनावा क्या है, लेकिन पहनावे को मुख्य नहीं मानना है आपने, ठीक है। इसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज है कि भिन्नता आई कैसे, क्यों, तो लोगों का लड़की या लड़कियों के प्रति जो सोचना है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी अभिव्यक्तियां हैं, ठीक है, जो उसके अजम्पशंस है, ओपिनियन है, मीन्स लोग लड़के या लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उस सोच के अकॉर्डिंग ही बच्चे जो भी बच्चा है, चाहे वह लड़का है और लड़की है, आगे उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, उस सोच पर डिपेंड करता है कि एक फैमिली है, जहाँ एक समाज है, वह लड़के और लड़की के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमारे देश में अधिकांश भाग ऐसे हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियों की अपेक्षा, सॉरी, लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे अब बात क्या आ गई, मीन्स जेंडर के अकॉर्डिंग बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में क्या किया जा रहा है, जहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, समाज के द्वारा, कि जहाँ पे कह रहे हैं लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वहां पे सिंपल सी बात है भाई, अगर लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहां पे जो सुख सुविधाएं मिलेगी, ठीक है, जो भी उनका खान पान होगा, रहन सहन होगा, वह लड़कों का अच्छा हो सकता है लड़कियों की बजाय, क्लियर है। आगे कह रहे हैं हमारे पास लड़कों के जन्म पे खुशी का मौका देखते हैं, जबकि परिवारों में लड़की के जन्म पर माता पिता रो पड़ते हैं। तो ये क्या है, वेरी बैड थिंकिंग, ठीक है, सोसाइटी की बहुत ही बुरी बात है कि भाई लड़की का होना उनके लिए एक शौक बन जाता है, ठीक है। वह उन्हें लगता है कि पता नहीं भाई ये क्या हो गया है ना। तो यहाँ पे सिंपल, अब मैं बात करूं, लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारे पास लड़का है या लड़की है, उसको आगे उसका रहन सहन, शिक्षा उसकी कैसी होगी, वह लोगों की विचारधारा पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफी चीजें दी गई है, जैसे कि कई परिवारों में लड़कियों को कम प्यार मिलता है, उनकी जो भी मीज केयर है वो कम की जाती है, उनकी चिंता वगैरह नहीं की जाती, उनकी देखभाल भी अच्छे तरीके से नहीं होती, उनका भोजन वस्त्र, जो भी उनके अन्य साधन है, ठीक है, तो उनको भी मीन्स अन्य संसाधन है, वो सारी चीजें लड़कों को लड़कियों को नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग भी कई बार क्या हो जाता है कि भाई लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव के कारण, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग लड़के और लड़की में जब भेदभाव किया जाता है, और उसी भेदभाव के कारण मीन्स लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीन्स एग्जाम्पल हो सकते हैं कि बीमार पड़ने पर लड़की का ध्यान नहीं, लड़की की ओर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़का अगर बीमार हो जाए, ठीक है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं।
ठीक है। लड़कियों को शिक्षा के अकॉर्डिंग भी लड़कों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण समझी जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए कई बार नहीं समझी जाती। ठीक है। जहाँ तक कि कह रहे हैं कि लड़कों की पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट्स संपत्ति बेच देते हैं अपनी, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं बेचा जाता। मीन्स यहाँ पे लड़कियों को जस्ट इतना समझा जाता है कि भाई इनकी हमने शादी करनी है बस। ठीक है। तो लड़कियों के लिए जो भी यह डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनमें उनको कम से कम सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। तो जेंडर भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई मेंटल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में, जेंडर भी। क्योंकि जेंडर में लड़का है या लड़की है, उसके बाद समाज की सोच क्या कहती है, ठीक है, लड़के और लड़की को लेकर के। ठीक है। तो फिर लड़के और लड़की में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है और वह कहीं ना कहीं किसी चीज से वंचित रह जाते हैं। क्लियर है। आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है बाल श्रम का। सो गाइज मैं बाल श्रम का जो भी टॉपिक है, तो यह मीन्स हम इसका इसी वीडियो का सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो यह आज मान के चलिए यह हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जितना भी किया, ठीक है, होपते जाए आपको काफी चीजें इसमें पता चली होगी। ठीक है। आगे हम यहीं से बाल श्रम से अपना लेक्चर आगे शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसी लेक्चर की वीडियो आपको मीन्स कल तक मिल जाएगी। ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जितना भी मीन्स अगर आपको मैटर हमने किया है अगर समझ आया, तो उसके लिए आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं। ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगी और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा काम करूंगा, आपके लिए ज़्यादा काम करूंगा, है ना। तो एनटीटी का जो आप ये मान के चलिए एक प्रॉपर कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो सारे हम टॉपिक्स जो भी मैंने आपको रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें हमने डिस्कस किए थे, वो सारे हम सीरीज वाइज सीरीज करते जाएंगे। तो यह हमारा जो भी टॉपिक था जिसमें बच्चों की देखभाल और उसका विकास कैसे होता है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है। आगे कल तक मैं इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, जो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.